नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और निचले स्तरों से सुधार की कोशिश में बाजार निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाकर डे हाई के आसपास ही हाई से थोड़ा फिसला, लेकिन उसी के पास आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 24,739 के लेवल पर निफ्टी है। बैंक निफ्टी भी देखिए आपने इसने निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी दिखाने की कोशिश की। इन ग्रीन फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट 55,972 के लेवल पर बैंक निफ्टी। स्मॉल कैप मिड कैप में दिक्कत आज भी बरकरार, आधा फीसदी गिरकर स्मॉल कैप और मिड कैप आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। डेलो नहीं, लेकिन डेलो से थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। हाई साइड से फिसले हैं स्मॉल कैप और मिड कैप। ब्रेथ का माहौल कैसा है? जिस तरीके से इंडाइसेस ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की है और ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी बिकवाली, थोड़ा रसाकसी का माहौल आपको ब्रेथ में नजर आएगा। एक बार प्लेट रखते हैं उसकी ब्रेथ की। ठीक है, कंट्रीब्यूशन प्लेट के जरिए भी समझ लेते हैं। ब्रेथ में आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। रिलायंस, आईटीसी, एचयूएल, इनफैक्ट देखिए पूरा एफएमसीजी पैक कल भी फोकस में था, आपको याद होगा। आज भी फोकस में। एचयूएल के नतीजे अच्छा है, आज फॉलो बाइंग भी देखने को मिल रही है, तो ये सारे काउंटर संभालने की कोशिश करें। कोटक महिंद्रा बैंक इस कड़ी में आज शामिल है। सन फार्मा नतीजे ओकेश थे, ब्रोकरेज भी ठीक ठाक साउंड कर रहे थे। फिर आज मुनाफा वसूली, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं। एक बार बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कौन साथ दे रहा है। कोटक, एसबीआई, एचडीएफसी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल एक्सिस बैंक थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। ओके, ब्रेथ की स्थिति अगर मैं बताऊं तो देखिए, जैसा कि मैं बात कर रही थी, रसाकसी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन झुकाव अभी भी गिरने वाले शेयर्स की तरफ है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी बिकवाली है। 1313 से स्टॉक्स जहां पर दबाव, 1272 स्टॉक्स जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन निचले स्तरों से तो रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, फ्लैट कारोबार कर रहा है। खबर जब आई कि 7 अगस्त से टैरिफ लागू होगा अमेरिका की तरफ से, जब ये खबर आई उसके बाद से निचले स्तरों से रिकवरी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है। थोड़ा तो फिर से फिसला है साइड से। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, सब पे करेंगे चर्चा। साथ ही ऐसे मूड माहौल में कहाँ पर पैसे बनाने के मौके हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। कपिल शाह जी, ओम मेहरा जी, पवन महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही, एंड वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। पवन जी, आपसे शुरुआत। मार्केट निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी दिखाने की कोशिश करे, लेकिन सस्टेन उतना कर नहीं पा रहा। थोड़ी स्थिति डामाडोल अभी भी है, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट, टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, मार्केट ने ना पिछले 2 से 3 दिन में नीचे 24,600 के भी जाने की कोशिश करी है, पर वहां से बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। और जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये 24,800, 24,900 के आसपास वापस वहीं से पलट रहा है। और इस वीक की शुरुआत से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जब तक नीचे 25,000 के नीचे है, हम लोग लॉन्ग कम ही जाना पसंद करेंगे। और नीचे में आप देखेंगे तो सपोर्ट लेवल भी प्रॉपर जो है वो उसको ऑनर कर रहा है। तो एक ये रेंज बाउंड मार्केट बन गया है, और अभी ऐसा लगता है कि थोड़े दिन इस कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा। तो इस कंसोलिडेशन फेज में समझदारी यही रहती है कि हम निफ्टी और इंडेक्स से थोड़ा दूर रहें, और उसकी जगह हम स्टॉक स्पेसिफिक अपना फोकस बनाएं। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस है, और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। पूरे हफ्ते 25,000 का इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है, सस्टेन करता है, तो एक स्ट्रेंथ नजर आएगी। फिलहाल तो न्यू टर्म में अभी दिक्कत नजर आ रही है। बताइए कपिल जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर स्पेशली? इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में भी आज थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, और लगातार बाजार कमजोर है ही, क्या स्ट्रैटेजी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया जी, मैं यहाँ पे आपका एक अगस्त मंथ का नॉर्मल जो मार्केट जैसे कैसे बिहेव करती है उसका जस्ट एक ब्रॉडर थॉट्स है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। कि जब भी जुलाई महीने में नेगेटिविटी हमें देखने मिली हुई है, तो लेट्स से कि पिछले 20 सालों में जुलाई महीना एक्चुअली मार्केट के लिए काफी अच्छा महीना होता है, लेकिन इस बार मार्केट में पॉजिटिव मींस नेगेटिविटी दिए हुए हैं 3% से। तो जब भी जुलाई मंथ नेगेटिव में बंद हुआ है, तो 20 साल में ऐसा 4 बार हुआ है। और 4 बार जब भी जुलाई मंथ नेगेटिव होता है, तभी अगस्त मंथ आपका सिर्फ 3 बार ही नेगेटिव में रहा हुआ है, सिर्फ एक बार ही पॉजिटिव में रहा हुआ है। तो जुलाई और अगस्त महीने की जो मोमेंटम है वो काफी लिंक है, कि अगर जुलाई महीना नेगेटिव होता है तो काफी ज्यादा
ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अगस्त महीना भी आपका नेगेटिव में बंद हो। तो ये एक पहला डेटा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि ये मंथ का एंड हो गया और मंथ का जब भी हम मंथली चार्ट देख रहे थे तो काफी सारे चार्ट्स पे, काफी सारे कैंडल्स पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जो कि एक बेरिशनेस इंडिकेट करती है, उसका एक फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे हमें देखने मिला हुआ है। तो वो भी एक नेगेटिव संकेत है यहाँ पे। और लेवल वाइज अगर हम देखते हैं अगस्त मंथ के लिए तो मार्केट अंडर प्रेशर रहेगा, जैसे कि पवन जी ने भी बताया कि 25,000 है। थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेता हूं तो 25,200 लेवल है। जब तक मार्केट उसके नीचे बना रहता है, एक नेगेटिविटी का माहौल बना रहेगा उस महीने में, 24,500 एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है, वो टूटता है तो मार्केट का रुझान कहाँ ना कहाँ पे 23,800 से 24,200 का दायरा बन सकता है। तो पोटेंशियली 23,800 24,200 मार्केट का एक बॉटम आउट फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जोन में हमें देखने मिलना चाहिए। अगस्त सीरीज की शुरुआत सुस्ती हुई है और आगे भी शायद सुस्ती देखने को मिल सकती है। और जो डेटा कपिल शाह जी अभी पेश कर रहे थे वो कहता है कि जुलाई जब जब खराब रहा है अगस्त में ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। अब चलिए देखते हैं कि अगस्त की सीरीज की शुरुआत तो सुस्त हुई है, अब कितना यहाँ पर ये लिंगर करता हुआ नजर आएगा। ओम जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? इनफैक्ट कल भी मैंने शायद आपसे ही सवाल पूछा था, जिस तरीके से आप देखिए सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे, एफएमसीजी के नतीजे अच्छे आए और काउंटर्स में हमें मोमेंटम देखने को मिला, आज फिर कंटिन्यू करता हुआ नजर आया है। वहीं टैरिफ डर के कारण फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस जो पिछले कुछ सत्रों से जब मार्केट कमजोर भी था काफी, तब भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, वहां पे टैरिफ डर का माहौल है तो वो गिर रहा है। अब सेक्टर स्पेसिफिक क्या अप्रोच करे इस मार्केट में, ऐसी मार्केट में आपकी रीडिंग क्या कहती है? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग सभी को। इनफैक्ट मैं पवन जी और कपिल जी का भी बात को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहूंगा। एडिशनली मैं जी एग्री करता हूँ और इनफैक्ट मैं बस ये पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा कि अगर जो रेंज बाउंड की बात की 24,500 एंड 500 की, और स्टॉक स्पेसिफिक भी हमें बहुत ज्यादा अप्रोच हमें रखना पड़ेगा। और मेजरली ऐसे स्टॉक या फिर सेक्टर पे हमें ज्यादा ध्यान देना है जो जिनका नॉर्मली जिनका बिजनेस हाउसेस इंडिया में स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मोस्टली उनका जो रेवेन्यू जो आता है वो इंडिया स्पेसिफिक ज्यादा है। तो ऐसे स्टॉक में अभी कोई भी टैरिफ के वॉर अभी या फिर उन पे कोई बादल आते हुए हमें नजर नहीं आएंगे। तो इंडिया अप्रोच जो हमें स्टॉक जो जिनका इंडिया में बिजनेस ज्यादा है वैसे में हम रख सकते हैं, और जिनका लिमिटेड एक्सपोजर है टुवर्ड द यूएस वो ऐसे सेक्टर्स भी हम देख सकते हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंजप्शन हाउस में भी काफी अच्छा एडिशनल अपार्ट फ्रॉम द फार्मा, जो फार्मा इंडियन बिजनेस हाउस जिनका रेवेन्यू इंडियन मार्केट से ज्यादा आता है। तो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक और स्टॉक अप्रोच हम रख सकते हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल, तो कंजम्पशन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप फिलहाल मौके ढूंढ सकते हैं। यूएस एक्सपोजर्स वाले सेक्टर में थोड़ा सा आपको अपने कदम पीछे करने पड़ेंगे क्योंकि ग्लोबल स्थिति ही कुछ ऐसी बनी हुई है। चलिए मार्केट पे, सेक्टर स्पेसिफिक पे हमने अच्छी खासी बातचीत कर ली, चर्चा हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रखते हैं रिटर्न कार्ड की स्थिति आपके स्क्रीन पर। खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो की स्थिति क्या है फिलहाल? देखिए, ओम मेहरा जी पहले पायदान पर, माफ कीजिएगा, पवन माहेश्वरी जी पहले पायदान पर 8%, इनफैक्ट टक्कर देखने को मिल रहा है ओम मेहरा जी और पवन जी के बीच। 8% के करीब करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है पवन जी का। दूसरे पायदान पे ओम मेहरा जी 7.25% से ज्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिलता हुआ नजर आ रहा है। कपिल शाह जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव है, 0.04% का नेगेटिव रिटर्न। एक बार पवन जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखिए, क्या एक्शन लिया इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कौन कौन से स्टॉक्स से की है प्रॉफिट बुकिंग, कहां पर अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं? चंबल फर्टिलाइजर में स्टॉप लॉस हिट हो गया इनका और प्रॉफिट बुकिंग कर ली इन्होंने आदित्य बिरला कैपिटल से। अब पवन माहेश्वरी जी बताइए, सबसे पहली पिक क्या होगी आपकी जिस तरीके से मार्केट आज रिएक्ट कर रहा है? श्रेया, मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा जीएनएफसी के साथ में। जीएनएफसी का अभी करंट मार्केट प्राइस कुछ 550 रुपए के आसपास है। इसमें 545 का 44 के आसपास 544 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 565 तक के मेरे टारगेट रहेंगे। ओके, जीएनएफसी यहाँ पे खरीदारी की राइट डिहाई पे कर रहा है कारोबार 2% की तेजी के साथ। गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, पूरे स्पेस में फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में हमने अच्छी खासी बाइंग देखी है पिछले कुछ सत्रों से। तो यहाँ पे खरीदारी की राय 565 का टारगेट, स्टॉप लॉस 544 का आपको मेंटेन करके चलना है। अब कपिल जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। कपिल जी का पोर्टफोलियो क्या कह रहा है, क्या एक्शन लिया उन्होंने? टाटा इन्वेस्ट और डाबर को भी होल्ड करके चल रहे हैं। बताइए कपिल जी, पहली पिक क्या होगी?
जी, यहाँ पे मेरी पहली पिक 3M इंडिया की ओर रहेगी। स्टॉक प्राइस ने काफी करेक्ट किया हुआ है, बेस बना के अभी थोड़ा सा ऊपर में मूव हमें देखने मिल रहा है। आज थोड़ी सी हलचल ज्यादा है स्टॉक में। 31,650 का ये स्टॉक है, तो यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। 31,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 34,000 के टारगेट। ओके, 3M इंडिया निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिखाई है। डे हाई के आसपास 3% की तेजी 31,650 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। यहाँ पे खरीदारी की राय है 34,000 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वही 31,200 तक के स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना है। 3M इंडिया खरीदारी की राय कपिल जी की तरफ से। ओम जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं, इन्होंने कौन से स्टॉक्स से की है प्रॉफिट बुकिंग और कहाँ से इन्होंने एग्जिट लिया है। नायका से कर लिया एग्जिट, गुजरात फ्लोरो से भी एग्जिट कर लिया है, प्रॉफिट बुकिंग एल्काइल अमाइन से और एडवांस्ड एंजाइम को भी होल्ड करके चल रहे हैं। ओम जी बताइए, ऐसे मूड मॉल में कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आया है? जी, यहाँ पे बहुत अच्छे एक मंथली क्लोजिंग पॉजिटिव साइड में हम देखने को मिल रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे। डिक्सन टेक्नोलॉजी करंट भाव 17,060 के आसपास चल रहा है। इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे 16,700 का और टारगेट रहेगा 18,000 तक का। डिक्सन टेक शानदार रैली, मतलब रुक ही नहीं रहा है स्टॉक। 1.5% की तेजी के करीब अब कारोबार कर रहा है। नतीजे पे अच्छे थे, ब्रोकरेजेस रिपोर्ट भी बुलिश। 18,000 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओम जी। स्टॉप लॉस आपको 16,700 का मेंटेन करके चलना है। और इनफैक्ट आप देखें तो पिछले साल भी डिक्सन ने 46% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और 6 महीने में 18% के करीब चढ़ गया है। तो ये फिलहाल आपके रडार पर होना चाहिए। ओम जी, एक और स्कोप है आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा स्टॉक क्या पिक किया है आपने? ये शेयर जी मैं थोड़ा वेट करना पाऊंगा सेकंड हाफ के, अगर कोई सेशन अगर रडार में आता है तो उसके बाद में। इंतजार ओम जी की तरफ से। पवन जी, आपके इस पोर्टफोलियो में भी है एक स्कोप, आप कर रहे हैं वेट या स्टॉक ढूंढ लिया है? श्रेया, मैं आदित्य बिरला रियल एस्टेट के साथ में लॉन्ग जाना चाहूंगा। अभी 1899 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1880 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर मैं 1935 तक के इसमें टारगेट देता हूँ। ओके, आदित्य बिरला रियल स्टेट ये फिलहाल आपकी पिक है। एबी रियल स्टेट और 1899 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, लगभग 0.25% की तेजी के साथ। 1935 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, लेकिन 1880 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बाय की साइड की ट्रेड है। चलिए, पिक्स तो हो गए पूरी। इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे मारुति की मैनेजमेंट से, नंबर्स पे, आउटलुक पर। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। इंडाइसिस क्या कर रहा है? फ्लैट है निफ्टी, कोई हरकत नहीं है फिलहाल 24,744 के लेवल पर। इनफैक्ट डे आधा फीसदी करीब गिर गया ये, डे हाई से थोड़ा फिसल चुका है अभी फिलहाल। निचले स्तर से रिकवरी, लेकिन डे हाई से फिर फिसला। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी भी थोड़ा फ्लैट ही है, लेकिन डे हाई से यहाँ पर भी थोड़ा गिरावट तो देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक हम बात कर रहे थे। एफएमसीजी में कल से ट्रैक्शन, एक बार एफएमसीजी रैडिको खैतान एक बार स्क्रीन पर रखेंगे, हालांकि डिस्कशन हो रहा था। करीब 5.5% से ज़्यादा की तेजी रैडिको खैतान में डे हाई पर कर रहा है कारोबार। रिजल्ट्स अच्छे थे और वो देखने को मिला। मैरिको, डाबर इनफैक्ट चढ़ गया 1.5%। काफ़ी ब्रोकरेजेस डिवाइडेड थे डाबर के ऊपर। डाबर पे एक व्यू लेना चाहती हूँ मैं। कपिल जी, डाबर का चार्ट देखें, 0.25% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट ठीक ठाक, ब्रोकरेजेस डिवाइडेड, मार्जिन और उसको लेकर, लेकिन चार्ट्स के इंडिकेट कर रहे हैं 538 के लेवल पर क्या करना चाहिए? जी, डाबर एक्चुअली मेरा जो पोर्टफोलियो है आपके साथ, उसमें एक कैंडिडेट है ही है। और बेसिकली मार्केट में थोड़ा सा एफएमसी सेट में थोड़ा सा रिवर्सल हमें देखने मिल रहा है कि जो पहले के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे, लेट्स से कि मारिको जो पहले काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सो उसकी मोमेंटम थोड़ी सी कम होते जा रही है। और जहां पे काफी सारे बीटन डाउन स्टॉक थे, वहां पे बिल्कुल। कुछ हमें बुलिश ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। और इन सारे स्टॉक्स का पिछले कुछ दिनों से कैरेक्टरिस्टिक्स टेनिस बॉल जैसा हो गया है कि ओके, गिरते हैं और गिरने के बाद उछल जाते हैं वैसे। तो तो यहाँ पे करना भी क्या चाहिए? जिनके पास है वो होल्ड रखे अभी डाबर, जी होल्ड कर सकते हैं 565 होल्ड के करने के लेवल के सलाह लिए। फिलहाल डबल। अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मारुति की मैनेजमेंट से बात करते हैं। और Q1 में कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो 8% और मुनाफा 2% बढ़ा, लेकिन दिक्कत कहाँ थी? एबिटा और मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल भारती जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। सुप्रभात। सबसे पहले ये बताइए, थोड़ी दिक्कत
रही, वीक क्वार्टर रहा मार्जिन्स और ग्रोथ के लिहाज से। सम अप करेंगे क्वार्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही? जैसे कि आपने कहा, डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी टफ कंडीशंस थी। आप देखिए पूरी इंडस्ट्री करीब 1.5% डिक्लाइन कोई कम हुई इस फर्स्ट क्वार्टर में रिटेल सेल्स में। और मारुति का थोड़ा सा स्मॉल कार्स में ज़्यादा प्रेजेंस है, तो मारुति का डिक्लाइन थोड़ा सा ज़्यादा था। हमारा सेल्स डोमेस्टिक सेल्स डिक्लाइन रिटेल टर्म्स में करीब 3.5% था। लेकिन आपने जैसे कहा, एक्सपोर्ट्स ने काफ़ी हमें बचा लिया। एक्सपोर्ट्स हम 37.4% हमने ग्रो किया इस क्वार्टर में, जिसके वजह से हम 0 से पॉजिटिव जोन में आ सके ग्रोथ में, और 1.1% वॉल्यूम ग्रोथ हुई। वॉल्यूम ग्रोथ सेल्स की 1.1% थी, और नेट सेल्स रुपी टर्म्स में थोड़ी सी हाई थी, बिकॉज इसमें बड़ी गाड़ियों का प्रोपोर्शन ज़्यादा था, छोटी गाड़ियों का कम था। तो जी, छोटी गाड़ी आपने मेंशन किया, इसी पे अगला सवाल मेरा यही था कि छोटी गाड़ियों की बिक्री में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट इसका असर आप पे क्या पड़ा? 10 लाख से कम कीमत वाली कारों के लिए आगे की ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? वहां पे कोई ट्रेंड आपको दिख रहा है कि नहीं? कोई स्ट्रैटेजी, कोई विजन है आपका? आपने ठीक कहा, स्मॉल कार पे काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम 2017-18 की बात करें, 17-18 की, उसमें अगर हम गाड़ियों को 2 हिस्सों में बांटे, 10 लाख से कम कीमत वाली और 10 लाख से ज़्यादा कीमत वाली, उस टाइम पे जो एनुअल सेल्स होती थी, 10 लाख से कम 28 लाख गाड़ियां थी, और 10 लाख से ज़्यादा 4.5 लाख गाड़ियां सेल हुई। टोटल 32.5 लाख गाड़ियों की सेल हुई उस साल। जो स्मॉल कार्स थी, जो 10 लाख रुपए से कम की थी, वो 28 लाख से आज होके 23 लाख हो गई हैं। मतलब 7 साल में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो 20% नेगेटिव ग्रोथ हुई है, 28 से 23 लाख। और जो 10 लाख से ऊपर कीमत की गाड़ियां थी, वो अब 4.5 लाख सेल से अब 20.5 लाख सेल पहुंच गई है। मतलब करीब उसमें 5% से भी ज्यादा ग्रोथ हुई है। तो जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो 10 लाख रुपए से ऊपर प्राइस की हैं, उसमें 5 गुना हुआ है, जिसके लिए हम प्रसन्न हैं, और उस हम मार्केट को सर्विस भी करेंगे। लेकिन हमारी कंसर्न है, जो 10 लाख रुपए से कम की गाड़ियां हैं, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। तो राहुल जी, 10 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियों में लगातार गिरावट तो आ रही है, लेकिन सवाल ये कि फेस्टिव सीजन भी अब आने वाला है, मॉनसून भी अच्छा है, तो यहाँ पर सीजन में इस डिमांड को लेकर क्या स्थिति है? क्या आप यहाँ पर सुधार देख रहे हैं, और आने वाले क्वार्टर्स में कैसे आप देखते हैं इन सारे नंबर्स को? Q1 हमारे एनुअल फोरकास्ट से कम रहा है, और एनुअल फोरकास्ट जो इंडस्ट्री का था, वो 1 से 2% ग्रोथ का था। इसमें इंडस्ट्री 1.5% नेगेटिव गई है, कम हुई है मार्केट। तो हमें उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में, जैसा कि आपने कहा, मॉनसून है, फेस्टिव सीजन अब स्टार्ट होने वाला है। वेस्ट में गणेश चतुर्थी, केरला में, साउथ में ओणम, उसके बाद फिर यहाँ नवरात्रास नॉर्थ और ईस्ट में। इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं, और मॉनसून भी अच्छा हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस भी अच्छे जा रहे हैं, तो हो सकता है फेस्टिव सीजन में थोड़ा रिवाइवल हो कार मार्केट में। ओके, रिवाइवल की उम्मीद फिलहाल तो नजर आ रही है आपको। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। मारुति सुजुकी थोड़ा हाई साइड से फिसला डेलों के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको 12,432 के लेवल पर। ब्रोकरेजेस हालांकि पॉजिटिव थे, लॉन्ग टर्म के लिहाज से उनको दमखम नजर आ रहा है मारुति सुजुकी में। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और लेकर आते हैं मुनाफा का मीटर आपके लिए। क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, क्या फेरबदल फिलहाल देखने को मिल रहा है,
और ओम मेहरा जी पहले पायदान पर करीब 9.5% से ज्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। पवन माहेश्वरी जी दूसरे पायदान पर हैं और इनका पोर्टफोलियो 8% के करीब रिटर्न देता हुआ। कपिल शाह जी का पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है, 2.5% से ज्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। कोई भी अपडेट कपिल जी, ओम जी और पवन जी की तरफ से आएगा वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पिक्स बताने के लिए, मार्केट को बेहतर तरीके से समझाने के लिए, और हैप्पी वीकेंड आप तीनों को एंजॉय कीजिए सैटरडे संडे। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही और अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।